हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 3 सितंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये जो क्लास होती है ये डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया जाता है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ पर करंट अफेयर्स रिलेटेड दो ही क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं, यहां से उन क्वेश्चनों को बनने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखनी होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा तथा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना होगा। तो इसके लिए आप अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे। नारियल से सभी लोग परिचित ही हैं। वर्ल्ड कोकोनट डे ये कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 23 अगस्त, बी ऑप्शन है 24 अगस्त, सी ऑप्शन है 2 सितंबर और डी ऑप्शन है 4 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, जिसे हम वर्ल्ड कोकोनट डे के नाम से भी जानते हैं। कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। 2 सितंबर को यह मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें डिटेल में, तो 2 सितंबर को हर साल नारियल दिवस या विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। सबसे पहली बार यह 2009 में ये जो विश्व नारियल दिवस है यह मनाया गया था। कब? 2009 में। इस दिन को एशियाई और प्रशांत, यानी कि जो भी एशियाई क्षेत्र और जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, तो वहाँ के नारियल समुदाय द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। यानी एशियाई और प्रशांत नारियल एक ही समुदाय है, उसके द्वारा उत्साह के साथ में यह जो दिवस है यह मनाया जाता है। बात करें अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला प्रश्न है, 2024 में 133वां इंडियन ऑयल डूरंड कप किस टीम ने जीता? तो ये ऑप्शन है मोहन बागान सुपर जायंट, बी ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC यानी FC, सी ऑप्शन है केरला ब्लास्टर FC और डी ऑप्शन है बेंगलुरु FC। तो FC का मतलब यहाँ पर फुटबॉल क्लब से रिलेटेड होता है। FC अगर आप समझ रहे होंगे तो ये फुटबॉल क्लब होता है। और किसने जीता हुआ है ये 133वां इंडियन ऑयल डूरंड कप? डूरंड कप जो कि सबसे पुराना फुटबॉल का कप माना जाता है, तो इसको जीता है बी ऑप्शन सही, यानी कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने इसे जीता हुआ है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने पेनल्टी पर मोहन बागान सुपर जॉइंट को हराया। यानी कि जो पेनल्टी होती है लास्ट में, क्योंकि होता क्या है, जो मैच होते हैं अगर दोनों टीमें बराबर स्कोर करती हैं तो बाद में पेनल्टी शॉट किया जाता है और उसके अंदर जिसका पेनल्टी अधिक होती है तो वो टीम विजेता घोषित की जाती है। तो क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने पेनल्टी पर मोहन बागान सुपर जॉइंट को हराया। कब? 31 अगस्त 2024 को, यानी 31 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया। इस डेट को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने ये जो खिताब है वह जीता। कहाँ आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल के विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ा रंगन में ये खेला गया। यह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का पहला डूरंड खिताब था और भारतीय फुटबॉल में उनका पहला सिल्वरवेयर भी था। यानी कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है इसने ये डूरंड कप पहली बार जीता हुआ है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला हुआ है? यानी कि अभी 1 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख जो हैं इनको नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, बी ऑप्शन है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, सी ऑप्शन है एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और डी ऑप्शन है एयर मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एयर मार्शल तेजिंदर सिंह जी जो है इनको भारतीय वायुसेना का उप वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ये तेजिंदर सिंह जी हैं। हम अगर डिटेल में बात करें तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह 1 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख बन गए हैं। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह
13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में इनको नियुक्त किया गया था, यानी कि इन्होंने ज्वाइनिंग की हुई थी 13 जून 1987 को। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा 2007 में वायुसेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ 4500 यानी कि 4500 से अधिक घंटे उड़ाने यानी अधिक घंटे इन्हें उड़ान का अनुभव भी है। इसके लिए ये एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इसलिए इनको भारतीय वायुसेना का उप वायु सेना प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है। 2007 में इनको वायुसेना पदक और 2022 में इन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया? तो ए ऑप्शन है सतलुज जल विद्युत निगम, बी ऑप्शन है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, सी ऑप्शन है भारत संचार निगम लिमिटेड और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सतलुज जल विद्युत निगम कंपनी है इसको नवरत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। आगे अगर हम बात करें, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं SJVN, ये शॉर्ट फॉर्म इसे बोलते हैं। फुल नाम होता है इसका सतलुज जल विद्युत निगम और लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह विद्युत मंत्रालय के नियंत्रण में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का एक ये जो कंपनी है इसको दर्जा दिया गया है। स्थापना इसकी हुई थी 24 मई 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। जो नवरत्न का दर्जा दिया जाता है तो उसके अंतर्गत क्या होता है, 1000 करोड़ तक के महत्वपूर्ण निवेश निष्पादित करने का अधिकार जो है उस कंपनी को मिल जाता है, यानी कि 1000 करोड़ तक के जो भी निवेश हैं वो निवेश अपने अंदर ये निष्पादित कर सकते हैं, उनका ये कार्य कर सकते हैं। और कौन सी कंपनी जो होती हैं जो नवरत्न कंपनी का दर्जा उनको मिलता है, तो पहले से मिनरत्न श्रेणी 1 का जो दर्जा प्राप्त की हुई होती हैं उनको ही नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट नमन किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है भूतपूर्व पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की सहायता के लिए, बी ऑप्शन है भूतपूर्व खिलाड़ियों और उनके परिवारों की सहायता के लिए, सी ऑप्शन है भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों और उनके परिवारों की सहायता के लिए, या डी ऑप्शन है भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने सेवा की हुई है, भारत देश की सेवा की हुई है, सैनिक हैं, उनको और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है। क्योंकि होता क्या है कि जो सैनिक होते हैं जब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो कई सारी परिस्थितियां होती हैं, तो उन परिस्थितियों से उनको निकालने के लिए, उनको बेहतर मदद देने के लिए, बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट नमन है इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान की जाएंगी, यानी कि इस प्रोजेक्ट नमन के तहत उनको सहायता और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? ये करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये जीके के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिवलुच ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट है और करंट का ये क्वेश्चन है तो करंट के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। तो फिर प्रश्न क्या है कि किस देश के सिवलुच ज्वालामुखी से में विस्फोट हुआ है? तो ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है कनाडा और डी ऑप्शन है रूस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस देश के सिवलुच ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिवलुच है, ये सिवलुच ज्वालामुखी है, नक्शे में भी आप अच्छे तरीके से मैप में भी देख सकते हैं। आगे अगर हम फुल टू बात करें तो रूस के पूर्वी तट पर, यानी कि जो रूस है उसका जो पूर्वी तट है, यानी कि पीछे तरफ वाला जो एरिया है, तो पूर्वी तट पर 7.0 तीव्रता के भूकंप के बाद सिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। क्योंकि बेसिकली जो ज्वालामुखी होते हैं उनका लगभग विस्फोट होने के उनके कई कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण होता है भूकंप। अगर भूकंप आते हैं तो जो प्लेटें होती हैं वो खिसक जाती हैं, और जहाँ कहीं पर भी कोई ज्वालामुखी काफ़ी लंबे समय तक शांत रहता है वो वहाँ पर विस्फोट हो जाता है। तो इस प्रकार से एक कारण ये भी माना जाता है ज्वालामुखी विस्फोट का। तो रूस के जो पूर्वी तट है वहाँ पर 7.0
तीव्रता के भूकंप के बाद सिउलिच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। जो सिउलिच ज्वालामुखी है इसकी स्थिति क्या है, तो यह रूस के कमचटका प्रायद्वीप में स्थित है। कमचटका प्रायद्वीप के बारे में अगर हम बात करें तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है कमचटका प्रायद्वीप और यही कमचटका प्रायद्वीप के पास ये यहीं पर ही ये सिउलिच है और ये तुम्हारा हो जाता है कमचटका प्रायद्वीप। आप मैप में भी बहुत आराम से, आप यहाँ अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में भी, तो यहाँ पर ये जो सर्किल बना हुआ है ये है कमचटका प्रायद्वीप और इसी कमचटका प्रायद्वीप में यानी कि स्थिति इसी रूस के कमचटका प्रायद्वीप में ही यह जो सिउलिच ज्वालामुखी है यह स्थित है। ऊंचाई इसकी है 3283 मीटर, फीट में बात की जाए तो 10,771 फीट इसकी ऊंचाई है। इंपॉर्टेंट है। प्रकार यह किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो यह एक स्ट्रेटोवोल्कानो प्रकार का ज्वालामुखी है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही फिलहाल में चर्चे में आया है, तो इससे रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना हो जाती है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के बोंडा जनजातीय समुदाय के पहले सदस्य ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो जनजाति समूह है बोडा, इस जनजाति समूह की या समुदाय का पहला सदस्य ऐसा जिसने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जहाँ पर पहला या फिर पहली कुछ भी आ जाए तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पर तो पढ़ाई से रिलेटेड मामला है तो यहाँ पर तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य के बोडा जनजातीय समुदाय के पहले सदस्य ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की, तो ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी ओडिशा राज्य के बोंडा जनजातीय समुदाय के पहले सदस्य ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं इन्होंने ही परीक्षा उत्तीर्ण की है। नाम अभी हम बताते हैं इनका क्या है। हाल ही में ओडिशा के मलकानगिरी का जो छात्र है, नाम है इनका मंगला मुदुली, इनका नाम है आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मंगला मुदुली हैं और इन्होंने ही नीट परीक्षा पास करने वाले ये बोंडा जनजातीय समुदाय के पहले सदस्य बन गए हैं। यानी कि मंगला मुदुली इनका नाम है और ये नीट परीक्षा पास करने वाले बोंडा जनजातीय समुदाय के पहले व्यक्ति बन गए हैं। बोंडा जनजाति के बारे में बात की जाए तो ये 13 विशेष रूप से कमजोर आदिवासी के समूह में से एक है। इन्हें रेमो भी कहा जाता है, यानी कि इनका जो अन्य नाम है वो रेमो भी है। बोंडा जनजाति की भाषा क्या है, तो इसकी भाषा रेमो या रेमसम होती है, यानी रेमो या रेमसम इसकी भाषा है, पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में साइबर घोटाला केंद्रों में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाया गया। तो ए ऑप्शन है लाओस, बी ऑप्शन है वियतनाम, सी ऑप्शन है थाईलैंड और डी ऑप्शन है कंबोडिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी लाओस में साइबर घोटाला केंद्रों में फंसे भारतीय नागरिकों को भी बचाया गया। आगे अगर हम फुल टू बात करें यहाँ पर, तो लाओस में साइबर घोटाला केंद्र में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। अगर हम फुल डिटेल की बात करते हैं तो चलिए बात करते हैं पॉइंट वाइज। लाओस में साइबर घोटाला केंद्रों में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाया गया। कहां पर, तो लाओस के बोकेओ प्रांत के गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन लोगों को वहां से सुरक्षित बचाया गया है। अब तक कुल 635 भारतीयों को लाओस में ऐसी स्थितियों से बचाया जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो ए ऑप्शन है 2 सितंबर, बी ऑप्शन है 1 सितंबर, सी ऑप्शन है 31 अगस्त और डी ऑप्शन है 5 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपना स्थापना दिवस मनाया। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 7th फाउंडेशन डे ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना डाक विभाग संचार मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ की गई है, यानी कि जो भी भारत सरकार के द्वारा स्वामित्व वाली हैं उनके 100% इक्विटी के साथ इसकी स्थापना की गई है। आगे बात करें, इसकी स्थापना जो है वो 1 सितंबर 2018 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेस्कॉम ने किसे चेयरपर्सन नियुक्त किया है, यानी कि जो नेस्कॉम है नेस्कॉम इनके अभी नए चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं। तो ए ऑप्शन है सिंधु गंगाधरन,
बी ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, सी ऑप्शन है अमृता सिंह और डी ऑप्शन है अंजुम चोपड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु गंगाधरन ने को नेस्कॉम का नया चेयर। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो नेस्कॉम ने SAP लैब्स इंडिया की जो MD यानी कि SAP लैब्स इंडिया की MD हैं सिंधु गंगाधरन, इनको चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया है नेस्कॉम का, यानी कि नेस्कॉम की ये नई चेयरपर्सन नियुक्त की हुई हैं। नाम्बियार को नेस्कॉम का मनोनीत अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी कि जो नेस्कॉम है इनका जो मनोनीत अध्यक्ष है, यानी कि अध्यक्ष इनको नाम्बियार को नेस्कॉम का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में ये नेस्कॉम से 2 जो है वो पदों की भर्ती हुई है, जिनमें से नियुक्ति हुई है, जिनमें से चेयरपर्सन के पद पर MD जो सिंधु गंगाधरन है इनको नियुक्त किया गया और अध्यक्ष के पद पर नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। गंगाधरन जो है यानी MD जो सिंधु गंगाधरन है इन्होंने राजेश नाम्बियार की जगह ली हुई है, यानी कि राजेश नाम्बियार की जगह पर गंगाधरन, जो कि इनका पूरा नाम सिंधु गंगाधरन है, ये यहाँ पर आई हुई हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।